26 अगस्त की सुबह चीन के तिब्बत क्षेत्र से नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने सबको हैरान कर दिया। नेपाल के रसुआ जिले के भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाके तबाह हो गए। सैकड़ों लोगों की मौतें हो गईं और हजारों लोग लापता हैं। इस बाढ़ के बाद यहां कई विदेशी पर्यटक और 300 से ज्यादा भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा सवाल यह है वो है कि आखिर ये बाढ़ आई क्यों? क्या सिर्फ कुछ घंटों की प्राकृतिक घटना ने इतना बड़ा जल प्रलय पैदा कर दिया, या फिर हिमालय पर लगातार बढ़ता निर्माण, सड़कें काटने का सिलसिला, पहाड़ों की अस्थिरता और नदियों के किनारे बढ़ता इंसानी दबाव भी इस तबाही को और घातक बना रहा है? यानी क्या हम जरूरत से ज्यादा अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या नेपाल में अचानक आई बाढ़ भारत के लिए भी बड़ा सबक है? क्योंकि इस बाढ़ को सिर्फ प्राकृतिक आपदा समझ लेने भर से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम और आप सब जिम्मेदार हैं। आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हार्वर्ड शिक्षित सामाजिक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ और जाने माने आर्किटेक्ट दिक्षु कुकरेजा जी। तो सबसे पहले सर ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में जो बाढ़ आई है इसके लिए क्या सिर्फ चीन जिम्मेदार है या वहां पर ग्लेशियर पिघले हैं, क्या है? क्योंकि यहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं अपने डीपेस्ट कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करूंगा जिन परिवारों को ये फेस करना पड़ा है और जिनके साथ ये इतना बड़ा अन्याय हो गया है, इतना दुखद हादसा हुआ है। ये बहुत ही गंभीर समस्या भी है और मेरे हिसाब से बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट मोमेंट है। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हिमालयस एक ऐसी नेचुरल स्टेटमेंट है, ऐसी नेचुरल ब्यूटी है जिसको हम कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं दे सकते। तो अगर जिम्मेवारी किसी को लेनी है इस घटना की तो वो इंसान को लेने की जरूरत है। इसमें चाइना, नेपाल, इंडिया या किसी और को हम कहें, इंसान मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जिस तरीके की एरोगेंस से आपने जो अपनी रिपोर्ट में भी अभी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, जो खिलवाड़ चल रहा है एनवायरनमेंट को लेके, ये ही चीज है जो वापस एनवायरनमेंट या नेचर हमें दे रही है। अगर आप क्लाइमेट चेंज की ही बात करें तो इतने सदियों से जो हिमालय, जो वहां से नदियां आती थी, जो प्लेन्स पे एग्रीकल्चर होता था, जो नदियां जाके समुद्र में मिलती थी, ये तो चला आ रहा था कितनी सदियों से। और एक 20वीं सदी से लेके अगर हम बात करें, हमने ऐसा एरोगेंस दिखाया है कि हमने इन्हीं नदियों के ऊपर ब्रिजेस बना डाले हैं, बिना सोचे उनका इम्पैक्ट किया है। हमने जो स्लोप ऑफ द माउंटेन्स है उसके ऊपर डेवलपमेंट क्रिएट कर दी, जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है उसको रोक डाला। हमारे जो फ्रेजाइल माउंटेन रेंज है, ये तो सब जानते हैं कि हिमालय यंगेस्ट माउंटेन रेंज है इस प्लेनेट पे और अभी भी उभर रहा है। अभी भी टेक्टोनिक शिफ्ट्स इसमें होते हैं, लेकिन हमने इसमें खोद डाले बड़े बड़े टनल्स। तो ये सब चीजें जो होती चली जा रही हैं, यस डेवलपमेंट जरूरी है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। वहां भी जो लोग रहते हैं वो भी तो तरक्की चाहते हैं, उनकी भी तो उन्नति आवश्यक है, लेकिन उसे एक प्रोफेशनल तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना जरूरी है। हम अगर सोचें कि जो बिल्डिंगें दिल्ली मुंबई में बनती हैं वही शिमला और सोलन में बननी चाहिए, या जो हमारे 13 राज्य और यूनियन टेरिटरीज वहाँ हिमालयाज में है उनमें भी हम ऐसी डेवलपमेंट कर दें तो उसे हम आधुनिक डेवलपमेंट का नाम देंगे, तो इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? सर आप डेवलपमेंट अलग तरीके की होती है। जी सर, आप फेमस आर्किटेक्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई जब जो चीज पहाड़ों के थ्रू गुजर रही है, जहां पर बाढ़ संभावित खतरे होते हैं या प्राकृतिक आपदाएं जैसी कई घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो दृश्य देखे हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि कई हद तक इंसान जिम्मेदार है। क्योंकि जहां से नदी निकली है, जहां से झरने निकले हैं, वहां बिल्कुल करीब में उन्होंने मकान बना रखे हैं, घर बना रखे हैं और सड़कें निकालने के लिए पहाड़ों को काट दिया है। तो क्या ये परमिशन मिल जाती है कि आप नदी के पास मकान बना लीजिए,
या जो सेंसिटिव जोन है, जो बिल्कुल नदी का किनारा है, या आप कहिए कि जहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं, तो क्या इस तरह का कंस्ट्रक्शन, इसको अप्रूवल कौन देता है सर? ऐसी घटनाओं को क्या हम ध्यान में नहीं रखते कि भविष्य में इस तरीके के कंस्ट्रक्शन अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर बड़ा संकट आ सकता है? नहीं, संकट तो आ ही गया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें 2 विषय हैं। पहला तो ये है कि जो हमने जिस तरीके के लॉज़ बना रखे हैं, प्लानिंग नॉर्म्स बना रखे हैं, वो एनवायरनमेंट सेंसिटिव नहीं है। हमने उस तरीके से नहीं अभी तक अपने राज्यों में, पहली बात तो अर्बन डेवलपमेंट है ही एक राज्य का सब्जेक्ट, ना कि सेंटर का सब्जेक्ट। हर राज्य अपने तरीके से देखता है। मैं फिर यही कहूँगा कि हिमालयाज़ राज्यों वाइज़ नहीं डिवाइडेड है। जो चीज़ ऊपर कश्मीर में हो रही है या हिमाचल उत्तराखंड में हो रही है, उसका प्रभाव नीचे भी होगा। जैसे कि कल नेपाल में देखते ही सबसे पहले वार्निंग आई यूपी और बिहार में, क्योंकि वो जी। कोई पॉलिटिकल या नेशनल बाउंड्री थोड़ी ना देख रहा है। जब पानी ऐसे आ रहा है तो वही रिवर सिस्टम से वो और अगले राज्य में भी जाएगा। तो ये चीज़ जो है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनमें वो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल टोपोग्राफी वो नहीं रखी गई है। दूसरी बात जो है कि हमारे यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो साइलोज में हो रही है। टूरिज्म विभाग जो है वो ये देखता है कि जी हमें ये और होटल की परमिशन देनी है क्योंकि इतने हम्म। टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। सड़क का जो विभाग है वो कहता है कि जी हमें जल्दी पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, रूरल एरियाज को भी ज्वाइन करना है, तो बस सड़कें बनाई चली जा रही हैं। किस तरीके से उसमें लैंडस्लाइड्स फिर होती है क्योंकि लैंड को काटा जा रहा है, बजाय रोड बेशक थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन पहाड़ की स्लोप के साथ चले, वो चीज़ को नहीं ध्यान में दिया जा रहा। जो वाटर सिस्टम्स की अथॉरिटीज हैं वो अपने तरीके से लाइनें ले कर रही हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग चीज़ कर रहा है। हिमालयाज एक एंटिटी है, वो ऐसे विभागों में नहीं डिवाइडेड है। तो इसके लिए एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि अनलाइक द प्लेन्स जहां पे आप एक जमीन पे कुछ कर लीजिए उसका शायद प्रभाव दूसरे इलाके पे नहीं पड़ेगा, बट जब कोई चीज ढलान में बनी हुई है तो आप कुछ भी करेंगे तो वो ढलान का प्रभाव, अगर आप एक वैली में कुछ करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरी वैली में पड़ेगा जरूर। तो ये जब तक हम सोच नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमारी डेवलपमेंट की नीतियां ही गलत गलत रहेंगी हिमालयास की तरफ, और फिर तबाही तो होने वाला ही है, मतलब। जी, बिल्कुल सर। हमारे देश में भी उत्तराखंड और हिमाचल जैसे कई ऐसे राज्य हैं जो इस तरीके से हर साल बारिश में बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सैकड़ों लोग लापता हो जाते हैं, सैकड़ों लोगों की मौतें होती हैं। लेकिन सर हम देखते हैं कि हर साल, हर वक्त ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन समाधान कहीं भी नजर नहीं आता। पहाड़ों पर जो कटाई है वो लगातार जारी है, हम पेड़ पौधों को लगातार काट रहे हैं। रास्ता, जैसा कि आपने कहा कि हर सिस्टम अपने हिसाब से चल रहा है। जिसको सड़क बनानी है उसे जहां मन आ रहा है वो अपनी सड़क को, रूट को आसान करने के लिए, छोटा करने के लिए कहीं से भी सड़क बना दे रहा है। पानी की व्यवस्था के लिए कहीं से भी पानी कर दे रहा है, या टूरिस्टों को लुभाने के लिए कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन तैयार किया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है कि भाई रिवर फेसिंग के चक्कर में कई लोग रिवर में ही अपने घर बना देते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों और वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। तो कहीं हद तक सिस्टम भी इस तरीके से नियम कानूनों को ताक पर रखता है, लेकिन ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन हम और आप इस चीज को कोई समझ नहीं पाता, जानते सब हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो आपका भी हाल ही में कई जगह लेख भी आए हैं जिसमें आपने ये बताने की कोशिश की है कि क्या हम हिमालय पे जरूरत से ज्यादा बर्डन कर रहे हैं, या मानव हिमालय के उस दर्द को नहीं समझ पा रहा है, जैसा मन आ रहा है वैसा वहां कटाई कर रहा है या पहाड़ों की कटाई हो रही है। इस लेख के जरिए भी आपने काफी कुछ समझाने की कोशिश की थी। तो सर उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्या था उस लेख में ऐसा जिससे भारत को सीख लेने की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ जाननी बहुत आवश्यक है कि ये हिमालयाज़ केवल एक माउंटेन रेंज नहीं जिसे हम फ़ोटोएँ में देख के एडमायर कर लें। हमें ये जी जानना बिल्कुल। आवश्यक है कि ये हिमालयाज़ की जो है माउंटेन रेंज है, ये दुनिया की, इस पूरे प्लैनेट की 1/4 पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट कर रही है। 2 बिलियन पीपल आर अफ़ेक्टेड बाय द हिमालयाज़। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। तो इसलिए इसकी जब तक देख रेख हम नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबल तरीके से, तो हमारे ऊपर बहुत बड़े संकट आ सकते हैं।
मैं एक संस्था चलाता हूँ, सीपी कुकरेजा फाउंडेशन फॉर डिजाइन एक्सीलेंस। उसके द्वारा जी। हमने एक वाइट पेपर क्रिएट किया जिसमें हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को एकत्र करके, जाने पहचाने नामों को, पर्सनालिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को एकत्र करके वाइट पेपर क्रिएट किया है, जो हमने सरकार के सामने रखा है। और उसका नाम है फ्यूचर ऑफ द हिमालयाज। उसमें सबसे पहली चीज हमने ये रखी कि ऐसी बात नहीं हो सकती एज एन एनवायरमेंटलिस्ट कि जी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए हिमालयाज में। ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो डेवलपमेंट तो होनी है। अब आगे उसमें सोच ये है कि वो डेवलपमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल तरीके से करी जाए। और वो बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है कि हमारी सरकारें, हमारी पॉलिसी मेकर्स इस पे गौर करें और इस चीज़ को ध्यान दें कि जो पॉलिसीज हमारी हैं उसमें डेवलपमेंट करें, बट इस तरीके से करें कि मिनिमम इम्पैक्ट आना चाहिए एनवायरनमेंट पे। तो बेशक वो किस तरीके की बिल्डिंग वहां पे बने, किस किस इलाके में बिल्डिंग बन सके, और इस तरीके के बहुत और मतलब विषय हैं जिसके ऊपर पॉलिसी बननी है। और वो जो लॉज हैं हमारे, उनका फिर प्रॉपर एक्सेप्टेंस और फॉलो होना बहुत जरूरी है। ये मेरे को बहुत दुख होता है कहते हुए, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ हिमालयन स्टेट्स में, कि बाई लॉज को लोकल जो ऑफिशियल्स हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, और करप्शन भी है, और उसके चलते चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। जो बन गया, अनऑथराइज को एक्सेप्ट कर लो। अब आप दिल्ली जैसे शहर में तो चलो अनऑथराइज कॉलोनी एक्सेप्ट कर लो, वो एक अलग विषय है और जी। उसके अलग प्रभाव हैं। लेकिन आप पहाड़ पे कोई चीज़ गलत बना डालो, उसका जो इम्पैक्ट है, बिलीव मी, उसका इम्पैक्ट मल्टीपल तरीके से एक्सपोनेंशियल है। क्योंकि आपने अगर पानी की फ्लो ही रोक दी तो पानी तो गिरेगा ही, बरसात तो होगी ही, और वो पानी को जब आप रोकोगे तो कहीं से तो वो जाएगा ही। अब कहाँ से जाएगा, वो आपके लिए तबाही का रास्ता बन सकता है। तो इस तरीके की चीज हमारे लेख में के द्वारा सामने आ रही है। और मैं फिर ये चीज पे एम्फसाइज करूंगा, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं अरे भाई ये तो कुछ आगे विकसित होने नहीं देना चाहते, ये तो बड़े प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड के हैं। तो हमारा पूरा वाइट पेपर केवल और केवल इस इशू पे है कि हिमालयाज में डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम इससे बिल्कुल दूर नहीं भाग रहे, लेकिन किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे करनी है, कौन जिम्मेवार है, वो बहुत उसमें सब इसी चीज पे लेख में प्रस्तुत किया है हमने। और एक जी और सर, आपने बहुत है, जी जी बताइए बताइए। और गंभीर विषय है जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट को लेके है। आपको पता है हम बड़े खुश होते हैं अखबारों में पढ़ के, जो आंकड़े आते हैं कि इतने पर्यटक बढ़ गए, पिछले साल इतने थे अब इतने बढ़ गए, जी। लेकिन वो कितना कूड़ा छोड़ के जा रहे हैं वहां, और वो कूड़े का क्या सोल्यूशन है। ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम इन पहाड़ों को देखकर खुश बहुत होते हैं, ऐसी वादियों को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम वो सब लापरवाही करते हैं जो इन पहाड़ों के भविष्य के लिए खतरनाक होता है। ये बात वाकई में आपने बहुत सही कही है। लेकिन हम और आप जब बड़ी संख्या में जैसे गर्मी पड़ती है तो लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन आज उन्हीं पहाड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, भारत हर साल इस तरीके की प्राकृतिक घटनाओं में अपने हजारों इंसानी जिंदगियों को गवा देता है। बातचीत होती है, चर्चा होती है, जैसा कि आपने कहा, आपने जो लेख लिखा उस पे संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं सुनने को मिलती है, लेकिन जमीनी स्तर पे उस तरीके के काम नजर नहीं आते। पता लगता है कि फिर से एक नया कंस्ट्रक्शन पहाड़ों पर शुरू हो चुका है, फिर से मकान बनाने की परमिशन दे दी गई, पुल बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जहां मन कर रहा है वहां पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। काटने की खबरें बहुत आती हैं, लेकिन कहीं यह सुनने को नहीं मिलता कि आज यहां पर हमने 1000 पेड़ लगाए हैं या 2000 पेड़ लगाए हैं, या हमने ऐसा किया है कि भाई पहाड़ों से कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा। अपनी मनमर्जी से 4, 5, 3, 6, 8 जो मंजिला मकान बनाने का मन कर रहा है, लोग बनाए जा रहे हैं। तो ये घटनाएं जिस तरीके से सामने आती हैं, ये यकीनन प्रकृति से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन सर, यहां पर यह भी है कि भारत के लोग आखिर इससे सीखेंगे कैसे? क्या सरकार को वाकई जैसे बाकी चीजों में पब्लिक डोमेन बनाकर जो आम जनता से जुड़ी चीजें होती हैं उसके बारे में सरकार बताती है, क्या अब वक्त आ गया है कि जनता के हर एक नागरिक को, क्या टीवी पे या किसी भी सोशल मीडिया माध्यम के जरिए या किसी भी माध्यम के जरिए हमें यह बताने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं पहाड़ों पर या जहां भी हम जाकर जिस तरीके की घटनाएं ये जो होती हैं वहां पर जो भी इंसानी दखल होता है जो शायद कुदरत को रास नहीं आता, क्या अब वक्त आ गया है कि उसे पूरी तरह से रोक देना चाहिए?
बहुत अहम सवाल है आपका, और मैं आपके माध्यम के द्वारा एक अपील करना चाहूँगा हर भारतीय नागरिक से कि केवल हम इनको अखबारों में पढ़ के और 2 दिन 4 दिन के लिए ये न्यूज़ में रहे और हम भी बहुत अपसेट फील करें कि ये हादसा हुआ और फिर भूल जाएं। समय आ गया है, शायद यही एक टर्निंग पॉइंट है जो इतनी बुरी हालत हुई है नेपाल में। ये एक तरीके से भगवान का मैसेज है। मैं केवल सिंपल चीज़ कहूँगा हमें करनी चाहिए कि हर भारतीय नागरिक को हमें एक अभियान में जुड़ना चाहिए कि भाई हम किस तरीके से हिमालयस का फ्यूचर को प्रिजर्व करेंगे। और उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि अगर हम हर आदमी इसको ऑब्जर्व करे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी लोकल अथॉरिटी का आदमी या कोई भी ऐसे गलत चीज कर रहा है और करप्शन आ रही है या कोई भी गलत खिलवाड़ हो रहा है तो उसको सामने लाया जाए। और फिर मैं अपील करूंगा सरकार से कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट के द्वारा इस चीज को रोका जाए, ताकि लोगों को और बाकियों को डर लगे इस चीज से कि भाई हमारा एक कलम का सिग्नेचर से वो किस तरीके से हमने वो पूरी वैली को तबाह कर डाला। ये चीज एग्जेम्पलरी पनिशमेंट के द्वारा हो। और इसी के साथ साथ जो नागरिक या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं वो हिमालयस की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ऐसी चीज कर रहे हैं, ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिससे जैसा आपने कहा प्लांटेशन ड्राइव हो या कोई भी और चीज जिससे हिमालयस को प्रिजर्व करके बेटर किया जा रहा है, उनको भी अवार्ड किया जाए, उनकी सराहना की जाए, वो एग्जाम्पल सामने लाए जाए। क्योंकि इंसान अगर तबाही कर रहा है तो इंसान ही उसे रोक सकता है। और ये चीज हमें जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, जितनी जल्दी हम इस विषय को अपने हाथ में लेंगे, तभी ये चीज ठीक हो सकती है। अगर हम केवल सोचें सरकार को कुछ करना चाहिए, हम डेमोक्रेसी में हैं, हम सरकार के साथ जुड़ के सरकार की आंखें बन सकते हैं, कोई गलत चीज हो रही है तो उनके सामने ला सकते हैं। ये भी तो हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही है सर, क्योंकि इंसान हर चीज़ की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल देता है। क्योंकि कचरा हम फैलाते हैं, क्लाइमेट चेंज हमारी वजह से हो रहा है, हम जगह जगह कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है जो आकर इंसानों के लिए ही बड़ा खतरा बन रही है। लेकिन बावजूद इसके इंसान इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। वो सिर्फ इसे एक आम प्राकृतिक आपदा समझकर वक्त के साथ भूल जाता है और नए सिरे से फिर उन्हीं गलतियों को दोहराने की कोशिश करता है जो आने वाले भविष्य के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकते हैं। ऐसे में नेपाल की बाढ़ हमें बहुत कुछ सिखाती है। नेपाल की बाढ़ सिर्फ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, त्रासदी नहीं, ये आप और हमारी सबकी गलतियों का एक खामियाजा भी है जिसे आप और हमें समझना होगा। क्योंकि प्रकृति के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ लगातार इंसान कर रहा है, इंसानों की आबादी पहाड़ों पर जिस तरीके से बढ़ रही है और अपनी सुरक्षा के लिहाज से, अपनी जरूरत के लिहाज से इंसान लगातार सड़कें, घर, मकान बनाने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले भविष्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। नेपाल की तबाही सिर्फ उसका एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि नेपाल की तबाही से भारत को भी सीख लेनी चाहिए कि जिस तरीके से भारत के पहाड़ी राज्य आज भी इन खतरों का सामना कर रहे हैं और हर साल आप उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में बाढ़ से तबाही, भूस्खलन, बादलों का फटना, ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर इंसानों को हिलने का मौका भी नहीं मिलता और लगे हाथ इंसान की सेकंडों में इन तबाहियों में मौत हो जाती है। लेकिन सिर्फ ये खबर, ये घटनाएं सिर्फ अखबार और टीवी की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं और वक्त के साथ इंसान इसको भूल जाता है। लेकिन अब हमें समझने की ये कोशिश करनी चाहिए कि अब वक्त आ चुका है कि अब इन्हें सिर्फ बातों और डिस्कशन तक सीमित ना किया जाए। आप, हम जो भी पहाड़ों की तरफ जाते हैं या पहाड़ पर रहने वाले लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जहां जो मन आ रहा है वहां वो कदम उठा रहे हैं, इनसे बचना चाहिए और सरकार को भी गंभीरता से ऐसे लोगों पर सख्त लगाम लगानी चाहिए जो पहाड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो हमारी प्रकृति को प्रकृति की तरह छोड़ने को राजी नहीं है। अपनी सुविधा के लिए उनसे छेड़छाड़ करना कितना गंभीर हो सकता है, ये उदाहरण नेपाल की बाढ़ हमें बताती है। हमारे साथ मौजूद थे दीक्षु कुकरेजा जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपने जिस तरीके से इस पर राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि जनता इस तरीके की घटनाओं से सबक लेगी और ये समझेगी कि किस तरह से
दुनिया हिमालय को बचाने के लिए हर एक शख्स छोटी छोटी कोशिश भी करे तो हम अपनी प्रकृति को फिर से वैसे निखार सकते हैं जैसी वो थी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।